हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा 247 चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा 247 पर। चलिए आज कल हमने क्लास 9 का जो सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने कल चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का लिए और उसमें मैं बता दूं कि उसमें हमने पहला चैप्टर जो लिए थे वह था हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या महत्व हैं, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और उनका क्या क्या स्वरूप है, क्या क्या उनकी संरचनाएं हैं, उनके बारे में हमने कल जाने थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 लेंगे। इसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या इसका टाइटल है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। टाइटल हम नहीं देते, ये एनसीईआरटी का बुक्स ही है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं इन मैटर आवर सराउंडिंग। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, और जो कि चैप्टर नंबर 2 है। मैं बता दूं कि यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और इनमें जो भी फैक्ट होते हैं एनसीईआरटी के वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वह कंपटीशन लेवल की क्लास हो या प्रश्न एग्ज़ाम हो या फिर आप कहीं भी टेस्ट एग्ज़ाम देते हैं या जिस भी प्रकार की एग्ज़ाम जहां साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एसएससी रेलवे एनडीए सीडीएस। एसएससी में तो बहुत कम, लेकिन आपको रेलवे में 25 से 30 क्वेश्चंस आपको साइंस से लिए जाते हैं और उसमें आपको 9th-10th के बेस पर आधार पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। काफ़ी वीडियो को मैंने तरीके से डिज़ाइन करने का कोशिश किए हैं, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़ गाइस। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे और आप कंटिन्यू आने वाले वीडियो को देख पाएँ। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट ला सके। हर चीज़ें इस क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट अड्डा 247, जहां आपको सारी पीडीएफ्स एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है 2, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ध्यान देंगे, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। आसपास यानी हम जहाँ निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, उनके आसपास ढेर सारे पदार्थ पड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ठोस, द्रव, गैस या अन्य प्रकार के पदार्थ भी और पाए जाते हैं। उनमें क्या ये बताइए कि क्या ये शुद्ध हैं और क्या ये अशुद्ध हैं। इसके बारे में हम जानने का स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, मसाला, मिनरल जल, जूस शुद्ध है। हम कैसे पता करेंगे कि दूध से जो बाज़ार से जो सामान खरीद के लाते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मक्खन, दूध, घी, नमक और मसाला, इस प्रकार की जो हमारे डेली लाइफ की चीज़ें खरीद कर के लाते हैं मार्केट से, बाज़ार से खरीद के लाते हैं, तो उसके बारे में हम कैसे पता करेंगे कि वह शुद्ध है या अशुद्ध है, किस प्रकार से वह शुद्ध है। तो इसके बारे में आप ध्यान से पढ़िए। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द ध्यान दिया है। आप लोगों ने देखे होंगे कि जब आप कहीं बाज़ार से सामान लाते हैं तो वहाँ फॉर एग्जांपल के लिए ये दूध की पैकेट है, ये घी की पैकेट है, तो इस पर लिखा हुआ रहता है आपको कि शुद्ध घी। क्या आपने कभी इन खाने वाले डिब्बों के ऊपर लिखा हुआ शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। यानी इस डिब्बों पे लिखा हुआ रहता है कि शुद्ध। फॉर एग्जांपल कि दूध है तो शुद्ध दूध, घी है तो शुद्ध घी और नमक है तो शुद्ध नमक। यानी ये शुद्ध किया हुआ है जो इस डिब्बे पे लिखा हुआ रहता है। ध्यान दिया है। एक साधारण शक्ति के लिए फॉर एग्जांपल शक्ति नहीं, यहाँ सॉरी, एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। शुद्ध का अर्थ मतलब ये हुआ कि ये शुद्ध मतलब ये जो भी प्रोसेस से गुजरे हैं उसमें से शुद्ध होके प्योर। एक साधारण व्यक्ति समझ सकते हैं, जैसे हम आपकी यदि शुद्ध है तो ये
सेफ है, हम इसे सेवन कर सकते हैं और अपने यूज के लायक कर सकते हैं। मिलावट ना हो, यानी इसमें मिलावट नहीं है, ये शुद्ध है। मतलब यदि नमक है तो ओनली शुद्ध नमक है, आयोडीन युक्त नमक है, जो कि हमारे लाइफ के लिए, खाने के लिए सहायक है और उसमें महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। वैज्ञानिकों ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं यह क्या है, यह एक प्रकार का मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो भी चीज़ें हैं वो शुद्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि नमक ही लें, जो कि शुद्ध नमक लिखा हुआ रहता है, यह क्या है, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्या है, यह एक मिश्रण है, यह एक मिक्सचर है जो शुद्ध नहीं है। यह जो शुद्ध नहीं यानी इम्प्योर है, अशुद्ध है। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए हम यदि दूध लें, जल लें और वसा, प्रोटीन आदि मिश्रण है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दूध ही लें, जिसको शुद्ध दूध कहते हैं आप सभी, वह शुद्ध दूध नहीं होता है, वह कई प्रकार के प्रोटीन्स, कैल्शियम उसमें मिश्रण मिले हुए होते हैं, वह एक प्रकार का मिश्रण है। प्रोटीन भी मिश्रण ही है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जब किसी पदार्थ को शुद्ध कहते हैं तो उसका अर्थ ये निकलता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि वैज्ञानिक की इसका तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ में जो पदार्थ है, जिस पदार्थ को हम शुद्ध बोलेंगे, उस पदार्थ में जो अवेलेबल हैं सभी पार्टिकल कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, यानी सभी एक रासायनिक प्रकृति यानी एक ही रासायनिक स्वभाव के हैं। तब जाके हम एक रासायनिक दृष्टिकोण से उस पदार्थ को शुद्ध कर सकते हैं, मिलकर के बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ या तो दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि। जब भी हम कहीं अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं, जिस भी पदार्थ पे नज़र दौड़ाते हैं, तो उसके बारे में हमेशा हम दो या दो से अधिक चीज़ों के मिलकर के बने हुए होने का हमें उनको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम मिट्टी ही लें तो मिट्टी में तो ढेर सारी चीज़ें रहती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको लकड़ी, उसमें आपको ह्यूमस, ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी वह भी एक वह एक प्रकार का मिश्रण है। अब देखिए यहाँ मिश्रण क्या है, मिश्रण यहाँ लिखेंगे मिश्रण क्या है। अब यहाँ आता है एक लॉजिक शब्द जो कि है मिश्रण। अब मिश्रण के बारे में हम लिखना जानेंगे और मिश्रण क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मिश्रण क्या है, मिश्रण ध्यान से लिखिएगा आप लोग। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व। मिश्रण का मतलब ये हुआ कि जब एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण क्या है, एक या एक से अधिक यानी 2 और 3, एक या एक से अधिक तत्व, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बना हुआ होता है। शुद्ध तत्व और ये एक शुद्ध तत्व और एक अशुद्ध, दो शुद्ध तत्व मिलकर के मिश्रण का, तत्व या यौगिक मिलकर के मिश्रण का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम मिश्रण के बारे में भी जान लिए। अब नेक्स्ट देख देते हैं क्या है। ये सारे प्रयोग की चीज़ें हैं, दी हुई हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल्स, घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या अवशन, यहाँ देखेंगे घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। घुला हुआ सोडियम क्लोराइड जो है वाष्पीकरण द्वारा, यदि घुला हुआ सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जांपल के लिए है, यहाँ स्टोव जलाएंगे, मोमबत्ती ही कुछ भी, तो यहाँ इसको जब जलाते हैं तो इस पे गर्म होता है और वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यदि भी सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन सोडियम क्लोराइड क्या है, यह एक शुद्ध पदार्थ है, खुद में ही शुद्ध पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड अपने आप में शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता। इसे हम किसी फिजिकल क्रियाकलाप के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार
इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, यह क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है, इसका यौगिक समान रहता है। और इसके इसी के तर्ज पे चीनी भी क्या है, एक शुद्ध यौगिक है, शुद्ध यौगिक है। चीनी क्या है, शुद्ध यौगिक है। चीनी क्या है, शुद्ध यौगिक है। इनके भौतिक प्रक्रिया द्वारा हम इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं कर सकते हैं। पेय पदार्थ जिसे हम पीने के लायक है, जो हमें पीने में उपयोगी है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी जो पीने वाली चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल के लिए ठंडा पानी, ठंडा कोको कोला, जो भी चीज़ें, दूध आदि जो भी चीज़ें आप लोग सेवन करते हैं, पीने के काम में करते हैं, उनमें क्या होता है, एक समान कण नहीं होते हैं, उनमें एक समान कण नहीं होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो इसके अभिलाक्षणीय गुण एक समान होंगे। जब शुद्ध पदार्थ हम जब किसी को कहेंगे, उसका मतलब क्या हुआ कि उसके अभिलाक्षणीय गुण एक समान होंगे, उनके अभिलाक्षणीय गुण क्या होंगे, एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ हैं। मिश्रण यहाँ इसको पॉइंट कर दीजिएगा कि मिश्रण में क्या हुआ कि एक शुद्ध और फिर शुद्ध मिला करके क्या बनाता है, मिश्रण बनता है, जो कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण अशुद्ध होता है। मिश्रण क्या होता है, अशुद्ध होता है। यानी जब दो शुद्ध भिन्न भिन्न गुण वाले चीज़ों का मिलन होता है तो एक अलग अशुद्ध पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब यहाँ दूसरा पॉइंट नंबर देखते हैं कि मिश्रण के प्रकार। अब जब मिश्रण हो ही गए तो अब इसके तो प्रकार भी हो सकते हैं। यानी मिश्रण भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, अवयवों की प्रकृति, इनके अवयव, इनके पार्टिकल्स की प्रकृति के अनुसार, इनकी अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है। इनकी अवयव जो हैं, इनके पार्टिकल जो हैं, इनकी जो प्रकृति है, उनके अनुसार विभिन्न डिफरेंट टाइप के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह कई प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम यहाँ कुछ उनके मिश्रण, कुछ मुख्य पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, उसमें जाके आप लोग उसको जाके रीड टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके उसको रीड कर लीजिएगा। क्रियाकलाप दिए हुए हैं, उतना हम नहीं पढ़ेंगे। प्रश्न यह है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं, समांगी और विसमांगी। यहाँ ध्यान देंगे, ये इसमें दिया हुआ नहीं है। मिश्रण के बारे में अभी हमने बताए थे। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला समांग मिश्रण, यहाँ ध्यान देंगे, समांग मिश्रण, और दूसरा असमांग मिश्रण। मिश्रण दो है आपको, पहला हो गया समांग मिश्रण और दूसरा समांग मिश्रण, समांग, और दूसरा हो गया विसमांग। ध्यान देंगे, पहला हो गया समांग मिश्रण और दूसरा हो गया विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण हम किसे कहेंगे, वे मिश्रण जिनके अवयवों के कण एक ही प्रकार के शुद्ध तत्वों से बने होते हैं, उसे समांग मिश्रण कहते हैं, और जिसके अलग अलग से बने हुए थे उसे विसमांग मिश्रण कहते हैं। ये हो गया आपको मिश्रण के प्रकार। अब आते हैं कि विलयन क्या है, लिक्विड क्या है, विलयन क्या है, इसके बारे में ध्यान देंगे। विलयन क्या है, इसके बारे में ध्यान देंगे। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण होता है। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। समांग मिश्रण उसकी मात्रा में, उनकी मात्रा जो है वह फिक्स है। यदि आपको पानी की मात्रा 2 है तो आपको पानी की मात्रा 2 है तो उसमें नमक की भी मात्रा 2 ही होगी, यानी मात्रा समान होगी, यानी समांग मिश्रण होगी। पदार्थों की में विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। आप पर डे ढेर प्रकार के विलयन को देखते होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए नींबू जल, सोडा जल
आदि विलयन के उदाहरण है। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के क्या है? एग्जाम्पल, उदाहरण, विलयन के उदाहरण है। प्रायः हम विलयन को ऐसे तरल पदार्थों के रूप में विचार करते हैं जो जिसमें ठोस द्रव्य या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय भी हो। प्रायः हम ऐसे विलयन के बारे में बातें करते हैं जो हमेशा द्रव अवस्था में रहने की बातें करते हैं, द्रव अवस्था में रहने की सोचते हैं। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र और गैसीय विलयन भी होते हैं। लेकिन प्रकृति में क्या है कि आपको विलयन ठोस भी हैं और गैसीय अवस्था में भी विलयन पाए जाते हैं। विलयन का हमारे दिमाग में सिंपली अर्थ आता है कि विलयन मतलब लिक्विड, विलयन मतलब लिक्विड, विलयन मतलब लिक्विड, विलयन मतलब लिक्विड यानी जलीय, विलयन मतलब जलीय, जो कि हमारे दिमाग में मेनली आता है। लेकिन इसके अलावा भी विलयन क्या है? विलयन ठोस और द्रव्य तीनों अवस्था में, ठोस द्रव्य और गैसीय तीनों अवस्था में मौजूद होते हैं प्रकृति में। तो चलिए, विलयन के कणों में समांगिकता होती है। विलयन के कण जो है उनमें क्या होती है? उनमें समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। नींबू जल का स्वाद कभी तीता होता है? नहीं। नींबू जल में यानी विलयन के कणों में समांगिकता होती है। विलयन के कण जो होते हैं वह एक समान होते हैं, यानी यदि ये खट्टे हैं तो वो भी खट्टे होंगे, यानी इनके कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए यदि नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है, सदैव समान रहता है, सदैव समान रहता है, यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। यानी इसमें जब हम एक शरबत बनाते हैं जिसमें क्या सब डालते हैं? विलयन के कणों की समांगिकता, समान कणों में समांगिकता होती है। विलयन के कण जो है वह क्या होते हैं? वह समांगिक होते हैं, यानी उनमें सारे कण एक समान होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है, यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक का कण समान रूप से वितरित है। इसमें क्या है? जब हम किसी भी शरबत को लेते हैं उसमें नमक चीनी और तब जाके नींबू, तीन चीज़ें मिलाते हैं। उसमें क्या होता है कि नमक और चीनी सारी चीज़ें उसमें कणों में समा जाते हैं, यानी समान रूप से उस पानी में वितरित हो जाते हैं, एक समान रूप से फैल जाते हैं। वायु का विलायक, तो नीचे देखते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट्स दिया हुआ है, इसका टाइटल है इन्हें भी जाने, जो कि इस प्रकार के जहाँ भी आप लोग NCERT जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपको यदि छोटा छोटा चीज़ें दी हुई होती है तो उसको ज़रूर पढ़िए। वो क्या होता है कि वो बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि आप लोग को नहीं पता है, यदि आप लोग अभी तो नहीं, आप लोग 2-4 एग्ज़ाम जब दीजिएगा ना तो उसमें पता चलेगा आपको कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको कितना महत्व रखता है। यहाँ है मिश्र धातुएँ, इनको जानेंगे। मिश्र धातुएँ क्या है? ये धातुओं के समांग मिश्रण होते हैं। ये क्या होते हैं? मिश्र धातु क्या है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ है मिश्र धातु, यहाँ क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? ये धातुओं के समांग मिश्रण होते हैं। ये मिश्र धातु क्या है? धातुओं के समांग मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इन्हें भौतिक फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम इसके कणों में पृथक नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है। फिर भी क्या होता है कि मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है, जो कि ठोस रूप में है, और इसके कण को हम अलग भी नहीं कर सकते हैं भौतिक प्रकृति द्वारा, भौतिक प्रोसेस द्वारा। फिर भी हम इसको क्या करते हैं? इसे मिश्रण मानते हैं, क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। क्यों हम कहते हैं इसे, फिर भी इसे हम मिश्रण क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये होता है कि ये अपने घटकों के कणों को दर्शाते हैं। ये इनके यानी मिश्र धातु में जो भी घटक कण मौजूद होते हैं उसको ये क्या करते हैं? ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि इसमें, फॉर एग्जांपल कि यदि हम पीतल लेते हैं तो पीतल में क्या है कि 30% जिंक और 70% कॉपर मिलकर के पीतल बनता है। तो इस प्रकार से हमको ये देखने को मिल रहा है कि इसमें घटक कण जो है वह दिख रहे हैं, यानी इसमें 30% जिंक और 70% कॉपर मिले हुए हैं, तब जाके ये मिश्र धातु बने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठोस मिश्रण जो हैं वो अपने घटकों कण को दर्शाते हैं।
अब नेक्स्ट है कि विलयन को दो भाग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विलयन को दो भागों विलायकों और विलयनों में बांटा गया है। विलयन में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। विलयन को दो भागों, विलायक मतलब एक हो गया विलायक और दूसरा विलयन में विलायक और विलयन में। अब इसमें दो चीज़ें, विलयन की जब भी हम बात पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनमें दो चीज़ें आती हैं। पहला आ गया विलायक, यहाँ इसमें पहला आ गया आपको विलायक, पहला आ गया विलायक और दूसरा हो गया विलयन। पहला आ गया विलायक और दूसरा हो गया विलयन। दो भागों में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में मिलाता है, विलयन में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। दूसरे घटक को क्या करता है? विलयन में मिलाता है। जो विलायक में घुलते उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है विलयन का वह घटक जो विलायक में घुल जाता है। अब यहाँ विलय का परिभाषा हम दे गए हैं कि विलयन का वह घटक जो विलायक में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। यानी जो घुल जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए पानी में हम चीनी डालते हैं तो वह घुल जाता है, यानी चीनी विलेय हुआ। यहाँ अब हम विलयन और विलेय और विलायक को उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल है। चीनी और जल का जो विलयन है वह क्या है? एक लिक्विड घोल है। लिक्विड के फॉर्म में अवेलेबल है। में क्या है? ठोस का उदाहरण क्या है? वह एक ठोस का उदाहरण। इसमें चीनी विलेय है। चीनी क्या है? विलेय है। चीनी घुलता है उसमें, इसलिए वो क्या हो गया? विलेय हो गया। और जल क्या हो गया? जल में घुलता है, यानी जिसमें घुलता है वह विलायक हो गया। जिसमें घुलता है वह विलायक हो गया और जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन, अल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसे आयोडीन विलेय और अल्कोहल विलायक है। इसमें आयोडीन क्या हुआ? आयोडीन घुलता है तो इसलिए यह क्या हो गया? विलेय हो गया। और अल्कोहल क्या हो गया? विलायक हो गया। अल्कोहल क्या हो गया? विलायक हो गया। वातयुक्त पेय सोडा, वातयुक्त पेय यहाँ हम एक उदाहरण से समझ लिए। अब नेक्स्ट है, यहाँ आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा कि वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। ये आपको उदाहरण का दिया हुआ है उसमें। अब विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ विलयन के गुण क्या है उसको बारे में लिखेंगे। विलयन के कण क्या है? एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण क्या है? विलयन के कण है आपको समांगी मिश्रण है। विलयन के कण के व्यास में 1 mm नैनोमीटर का मतलब ये होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है क्या है आपको? nm बराबर होता है आपको 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर के से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। विलयन के कण शरबत में जब घुल जाता है चीनी और नींबू, तो क्या उसे आप लोग देख सकते हैं? नहीं देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका आकार जो है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। यानी 1 पर 9 जीरो से भी छोटे कण के रूप में है। वह अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलने नहीं देते, इसलिए विलयन में प्रकाश की मार्ग दिखाई नहीं देता है। आप लोग जब देखते होंगे इस प्रकार की इस मग में आपको विलयन है दिया हुआ रहता है, और यहाँ से हम कोई लाइट, यहाँ प्रकाश हम यह डालते हैं तो यह इधर से नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि विलयन के कण जो है पानी के साथ अपने अवयवों में पूर्ण रूप से घुले हुए हैं
और घुले हुए होने के कारण इनके बीच जगह नहीं है, जिनके कारण वह क्या होते हैं, प्रकाश को अपने से बाहर नहीं दिखाई देता है, यानी प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है प्रकाश का रास्ता नहीं दिखाई देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि छनन की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। छानने की विधियाँ, अब देखिए जब हम शरबत को ही छानेंगे तो उसमें से क्या आप चीनी निकाल पाइएगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ध्यान दीजिएगा कि छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते। यानी यदि आप मान के चलिए शरबत ही है, शरबत पे ही हम पूरा विलयन को समझा दिए। शरबत में क्या हुआ कि चीनी, नींबू और पानी मिला के हम शरबत बनाए, तो क्या हम विलयन को थोड़ा देर तक के लिए छोड़ देते हैं तो क्या चीनी नीचे बैठ जाता है? नहीं बैठेगा। उसमें चीनी क्या हुआ कि पानी के साथ, नींबू क्या हुआ कि पानी के साथ जो पानी के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें जाके वो समा गए, यानी पानी के साथ जो वह द्रव अवस्था में बदलकर पानी की अवस्था उसमें वो मिल गए। अब नेक्स्ट है कि विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता का मतलब है कि विलयन की गाढ़ापन कैसा है? विलयन और तनु विलयन और सांद्र विलयन। विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या है। ये सारे क्रियाकलाप है, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ निलंबन, तनु और सांद्र। तनु मतलब जैसे देखिए वैसे विलयन जो पतला हो, यानी पानी नहीं कह सकते हैं, इसमें हो गया आपको पानी जो कि तनु विलयन है। और इसी में आपको दे दिया जाएगा दूध। दूध क्या है? पानी की अपेक्षा क्या है? गाढ़ा है। यह क्या हो गया आपको? सांद्र विलयन। यानी वैसी विलयन जिसके अवयव कण पतला हो उसे तनु विलयन, और वैसे अवयव कण जिसकी जो गाढ़ा हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अब यहाँ आता है निलंबन। निलंबन क्या है इसके बारे में जानते हैं। इस क्रियाकलाप विषमांगी घोल जो ठोस में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, निलंबन क्रियाकलाप द्वारा विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है वह क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। विषमांगी मतलब क्या होता है? उनके कण समांग नहीं है, वह ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। निलंबन एक समांग मिश्रण होता है। निलंबन क्या है? समांग हमने बोल दिया। निलंबन क्या हो गया? निलंबन आपको विषमांग मिश्रण है। निलंबन विषमांग मिश्रण जिसमें विलेय पदार्थ कण जिसमें विलेय पदार्थ कण नहीं घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित नहीं रहते। ये निलंबित कण आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो विलयन है उससे कणों का परिक्षेपित नहीं होता है, इसे हम निलंबन कहते हैं। निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांग मिश्रण है। निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांग मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण नहीं घुलते हैं, बल्कि माध्यम का अस्पष्ट निलंबन में अस्पष्ट निलंबित रहते हैं। अस्पष्ट क्या होते हैं? निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण अपनी आँखों से नहीं देखे जा सकते। ये निलंबित कण क्या होते हैं? अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं निलंबन के क्या क्या गुणधर्म है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ निलंबन के गुणधर्म। यह एक क्या है? निलंबन क्या है? यह एक विषमांग मिश्रण है। ये कण अपनी आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के कण को हम आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। निलंबन क्या होता है? अपने मार्ग को दृष्टिगोचर हो जाते हैं। किरण कण का प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे क्या होता है? उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है, यानी दिखाई देता है। इससे शांत छोड़ देते हैं। जब हम निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात
अस्थाई, निलंबन क्या है, अस्थाई होता है। छनन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। निलंबन में जो भी कण है उसको छानने की विधि द्वारा हम उसके कणों से अलग कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन खत्म हो जाता है। विलयन में प्रकाश की किरण रुक जाता है। विलयन में प्रकाश की किरण रुक जाता है। यहाँ इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। यहाँ एक पानी ये कोई बर्तन है जिसमें, सॉरी मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ एक कोई बर्तन है, यहाँ एक कोई बर्तन है जिसमें क्या हो, लिक्विड डाला है, इसके विलयन है। इससे जब प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, इससे इसके कणों को दिखाई देगा। अब यहाँ आता है आपको कोलोइड विलयन, कोलोइडीय विलयन, कोलाइडल विलयन। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, कोलाइडल विलयन। इसे हम क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। क्या है, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है। यहाँ देखिए कि कोलाइडियल या के द्वारा मिश्रण को कोलाइडल या कोलोइड मिश्रण को कोलोइड या कोलाइडल विलयन भी कहा जाता है। मिश्रण को क्या कहता है, मिश्रण को ही कोलाइडल विलयन या कोलोइड भी कहा जाता है। कोलोइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलोइड के कण क्या होते हैं, विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कण का आकार, कोलोइड के कण का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्र समांगी प्रतीत होता है। यह क्या होता है, मिश्र समांगी प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता में विलयन समांगी मिश्रण है, जैसे दूध, फॉर एग्जाम्पल के लिए दूध। अब यहाँ देखेंगे कोलोइड के समान उदाहरण, कोलोइड के समान उदाहरण में हम यहाँ देंगे आपको परिक्षेपित प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम और प्रकार। उदाहरण के लिए द्रव, यह गैस, एरोसोल, कोहरा, बादल, ये क्या हो गया, कोलोइड के उदाहरण हो गए। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप सभी। अब नेक्स्ट है, अब ये मिश्रण के घटक का पृथक्करण। मिश्रण के घटक को हम किस प्रकार से पृथक यानी अलग करते हैं। यहाँ कोलोइड की गुणधर्म के भी बारे में भी हम जान लेते हैं। यह एक क्या होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण। यह कोलोइड क्या है, कोलोइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलोइड के कण का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। कोलोइड के कण को आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कोलोइड के कण क्या होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को अपने आप पे होने के बाद अपने फैला देते हैं और अपने मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब उनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल में बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कोलोइड अस्थायी होते हैं। ये छनन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। यानी छनन विधि द्वारा कोलोइड के कण को मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकते, किंतु यह एक विशेष विधि द्वारा केंद्रीय अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा इसे पृथक किया जा सकता है। कोलोइड विलयन प्रक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। कोलोइड विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षेपित कण जो कोलोइड रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्प्रेस्ड फेज कहते हैं। या वह घटक जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम डिस्प्रेस मीडियम कहते हैं। कोलोइड को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों को हम किस प्रकार से अलग करेंगे। प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। प्राकृतिक में जो भी पदार्थ होते हैं वह शुद्ध नहीं होते हैं, यानी वह एक क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। यानी वह एक अशुद्ध पदार्थ मिला हुआ रहता है, वह एक मिला हुआ रहता है।
मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। मिश्रण के कण को अलग करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अपनाए जाते हैं, विधियां का प्रयोग में लाई जाती है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमंग मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। विषमंग मिश्रण में क्या होता है कि उसके सिंपली प्रोसेस के द्वारा हम उन्हें पृथक कर सकते हैं। छन्नी से छानकर जो हमें प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं, उससे भी हम विषमंग मिश्रण के कण को पृथक कर सकते हैं। पृथक करने में के लिए विशेष तकनीक, लेकिन समंग मिश्रण के कणों को पृथक करने के लिए एक विशेष विधि को अपनाया जाता है। रंग वाले घटक डाई को नीले अवस्था काले रंग की स्याही से पृथक कर सकते हैं। रंग वाले घटक डाई को क्या करते हैं, नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक कर सकते हैं। इसको हम इसमें क्रियाकलाप दिए हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर दिया हुआ उसको पढ़ लीजिएगा आप। ये पीडीएफ हम आप लोग को अवेलेबल करवा देंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम है student.47। उस पर हम डाल देंगे, वहाँ जाके आप लोग। अब यहाँ एक चीज़ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। नमक और कपूर के मिश्रण को किस प्रकार से हम पृथक कर सकते हैं, किस प्रकार से हम पृथक करेंगे। इसका सबसे पहले हम कलर चेंज करते हैं। नमक और कपूर के मिश्रण को हम किस प्रकार कर पाएंगे। पिछले अध्याय पर कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो, नमक को गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातन हो सकने वाले अवयव हो ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियां कण के नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग में लाते हैं। यानी जब इसके कण को अलग हम किस प्रकार करेंगे, जब जो सिंपली अलग होने वाले होंगे उनको हम सिंपली कर लेंगे, जो नहीं होने वाले होंगे उसको हम ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा हम डायरेक्टली उसको कणों को अलग कर लेंगे। यानी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा हम फॉर एग्जांपल के अमोनिया क्लोराइड, नेप्थलीन और एंथ्रासिन आदि क्या है, ऊर्ध्वपातीय होने योग्य ठोस के उदाहरण है। जैसे अमोनिया क्लोराइड, नेप्थलीन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ऊर्ध्वपातित होने वाली चीज़ें हैं, जिसको हम ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग कर सकते हैं। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। यहाँ ये क्रियाकलाप दिए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वायु से गैस को, यहाँ पॉइंट दिया हुआ, वायु से गैस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु जो है, हवा जो है, उससे हम गैस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु क्या है, वायु एक समांग मिश्रण है। वायु क्या है, एक समांग मिश्रण है तथा इसके घटक को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसे हम प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह वायु को देखिए, यहाँ वायु फॉर एग्जांपल के वायु को हम लेते हैं तो दाब चढ़ाकर तापमान कम करके वायु को संपीड़ित किया जा सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दाब बढ़ाकर, वायु में क्या करेंगे हम, दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे और तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करना। वायु को वायु में दाब कम कर देंगे और दाब ज़्यादा बढ़ा करके तापमान को कम करके संपीड़ित करके द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। और द्रव अवस्था को प्रभाजी आसवन कॉलम में धीरे धीरे गर्म करने से वह क्या होता है, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण किया जा सकता है। गैसों का पृथक्करण किया जा सकता है। गैसों का, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन, गलनांक और क्वथनांक और आयतन ये दिए हुए, उनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पॉइंट है, किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका क्रियाकलाप दिया हुआ है, इनको पढ़ लीजिए गाइस। अब यहाँ परिवर्तन देखना चाहते हैं, सॉरी, यहाँ उम्मीद कर पा रहे हैं कि दिख पा रहे होंगे।
भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किए थे। पिछले अध्याय में हम क्या किए थे, पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, पढ़े थे। और इसमें हम उस पदार्थों के भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसा रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव एवं द्रव्यमानक और क्वथनांक इत्यादि भौतिक गुण होते हैं पदार्थ के, इनके गुणों में। अब देखिए, अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एवं भौतिक परिवर्तन है। जिस अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण, अंतः यानी पदार्थों का अंतर एक से दूसरे में रूपांतरण क्या होता है, भौतिक अवस्था के। जैसे आपको पानी से बर्फ बनना क्या है, यह है भौतिक परिवर्तन। फिर बर्फ से हम पानी बना सकते हैं, यह क्या है, अस्थायी नहीं है। भौतिक परिवर्तन क्या है, अस्थायी है, ये अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, यानी फिर हम इसके स्टेट को बदल सकते हैं। और दूसरा हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ध्यान देंगे, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसमें पदार्थों का स्वरूप बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये दूध से दही का बनना, दही जब बन गया है तो इसको फिर आप क्या किसी भी प्रोसेस द्वारा इसको दूध बना सकते हैं, नहीं बना पाइएगा। तो इस प्रकार से ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को भी समझ लिए। अब नेक्स्ट है तत्व के बारे में हम कुछ कहानियां जानते हैं, उम्मीद कर पा रहा हूँ कि दिख पा रहे होंगे। रॉबर्ट बॉयल वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने और किस ईस्वी सन में किए थे। तो इसका आप लोग सिंपली आंसर करेंगे कि तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने सन 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम पहली बार तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के रसायनज्ञ, यह कहाँ के थे, फ्रांस के रसायनज्ञ थे। फ्रांस के रसायनज्ञ थे। फ्रांस के एक और थे, फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंज लेवोजियर, जिसे केमिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है। सन 1743 से लेकर के 1794 ईस्वी में सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग किया और प्रतिपादित किया, छापाने का काम किया। उनके लेवोजियर के अनुसार तत्व वह पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व क्या है, पदार्थों का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी तत्व आपको किसी पदार्थ का वह मूल रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसे हम किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्व को साधारण धातु एवं अधातु दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तत्व को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, धातु एवं अधातु। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्म में से होते हैं। धातुएं जो कठोर होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। धातुएं क्या होती है, धातुएं चमकीली होती है, ये चांदी जैसी, सफेद या सोने जिस तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं क्या होते हैं, ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तन्य होती है और इनके तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु को तन्य होते हैं और इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये घातवर्णीय होते हैं, इनको पीट करके महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। धातु क्या होते हैं, प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा केवल ऐसे धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक ऐसे धातु के नाम बताइए जो द्रव अवस्था में रहते हैं। तो इसका आपको सिंपली आंसर हो जाएगा पारा। आप आंसर देंगे कि पारा ऐसे पारा ऐसे धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहते हैं। अधातुओं के, अब यहाँ अधातुओं के गुण क्या हो सकते हैं, अधातुओं के दिए गए निम्न में से गुण हो सकते हैं। या सभी प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंगों की होती है, यानी
ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होते हैं। ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातुएं ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु क्या होता है? ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत के कुचालक है। ये चमकीली, प्रतिध्वनि और आघातवर्धनीय नहीं होते। चमकीली, प्रतिध्वनि, आघातवर्धनीय नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि ये भंगुर होते हैं, यानी ये भंगुर होते हैं। हाइड्रोजन, इसका आंसर हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि इत्यादि अधातु हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण का दर्शाते हैं। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो धातु भी है और अधातु भी है, उसे क्या कहते हैं? उपधातु। उसे क्या कहते हैं? उपधातु। मेटेलॉइड्स कहा जाता है। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसे तत्व है जो जिसमें किसका रूप क्या है? इसमें धातु के भी रूप है और अधातु के भी, यानी द्रव्य और ठोस अवस्था में दोनों भी रूप में अवस्थित है, ये प्रदर्शित करते हैं। यह ध्यान दीजिएगा कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक हो चुके हैं। अभी तक खोजे गए तत्वों की संख्या 100 से अधिक हो चुके हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इसमें से 92 तत्व प्रकृति में, जबकि शेष तत्व 100 से अधिक जो हैं उनमें से क्या है कि 92 तत्व प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति में पहले से ही ऑलरेडी थे, जिनका खोज किया गया है। लेकिन कुछ जो भी उसके अलावा जो भी तत्व है वह क्या है? वह मानव द्वारा निर्मित है, वह मानव के द्वारा बनाया गया है तत्व है। अधिकतर तत्व ठोस होते हैं। अधिकतर तत्व क्या है? अधिकतर तत्व, मैक्सिमम तत्व क्या है? एलिमेंट क्या है? मिनिमम एलिमेंट आपको ठोस है, सॉलिड अवस्था में होते हैं। 11 तत्व कमरे के ताप पर 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। 11 ऐसे तत्व हैं जो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। दो तत्व पारा और ब्रोमीन है जो कि धातु तत्व, पारा धातु और ब्रोमीन अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 330 डिग्री केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। गैलियम और सीजियम भी ऐसे तत्व हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। अब नेक्स्ट है, क्या कहते हैं ये देखते हैं। यहाँ नहीं, अब यहाँ आएगा तत्व। अब आता है यौगिक हम पढ़ेंगे कंपाउंड, जिसे हम अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। यौगिक जिसे हम अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, COMPOUND, कंपाउंड, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं अंग्रेजी में। एक यौगिक हम किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में, वह पदार्थ जिसमें जो कि एक नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक संयोजन से एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं और उनके अवयवों के अनुपात समान होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। इस प्रकार से हमारा यौगिक खत्म होता है। अब यहाँ देखिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको नोट करते जाइएगा। सॉरी, यहाँ उम्मीद कर पा रहे हैं, दिख पा रहे हैं। चलिए, अब यहाँ मिश्रण और यौगिक, इसके बारे में यहाँ से आप लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं और इसके बारे में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। इसके बीच अंतर भी कर सकते हैं। पहला हो गया मिश्रण, जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। और दूसरा हो गया यौगिक, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। यहाँ देखते हैं मिश्रण क्या कहता है। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनने के लिए मिलते हैं। तत्व और यौगिक ऐसे हैं जो केवल मिश्रण बनने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। ये क्या कहलाता है? यह एक मिश्रण है। यानी इसमें 2 ऐसे तत्व मिलते हैं या यौगिक मिलते हैं जो मिल करके एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। वह क्या हो गया? मिश्रण हो गया। और उनका अनुपात जो है वह किसी निश्चित अनुपात में नहीं होता है, जिसे हम मिश्रण कहते हैं। यानी कुछ डाल दीजिए, वह मिश्रण हो गया, किसी भी पदार्थ को। फिर जैसे एग्जाम्पल के आटा चावल मिला दीजिए, वह एक मिश्रण हो गया। किसी तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें तत्व अभिक्रिया करके, तत्व रिएक्शन करके यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का
संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का संगठन क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। चेंजेबल क्या होता है? परिवर्तनीय यानी चेंजेबल होता है। मिश्रण के संगठन क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। नए पदार्थों का संगठन क्या होता है? यौगिक में इसका सदैव संगठन स्थायी होता है, स्टेबल होती हैं, और इसमें अनस्टेबल होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाते हैं। मिश्रण जो है उसमें जो भी घटक उपस्थित होते हैं उनके गुणधर्म को दर्शाते हैं मिश्रण में, लेकिन इससे नए गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। आपको मिश्रण में जो कण मिले हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आटा और चावल को हम मिला दिए तो वह क्या हो गया? मिश्रण हो गया। तो इसमें हम आटा को पहचान सकते हैं, चावल को पहचान सकते हैं, लेकिन यौगिक में जो आप जिस भी चीज़ों को जिससे यौगिक बनाइएगा उसमें जब कण को देखिएगा, जब एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसमें उसके कण को उसके मेन प्रॉपर्टीज से उसका डायरेक्टली डिफरेंट होता है, यानी उसको आप पहचान ही नहीं सकते हैं कि क्या ये यौगिक में ये सारी चीज़ें हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मिश्रण के घटकों को, मिश्रण के अवयव को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन यही घटक रासायनिक या केवल वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जाता है। यौगिक के कणों को रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, मिश्रण का गुण उन दोनों मिलाकर के तत्वों के गुण समान होते हैं। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण समान होते हैं। मिश्रण का गुण उन दोनों हुए, फॉर एग्जांपल के लिए ए कोई तत्व है और बी कोई तत्व है, इस प्रकार से हमारा मिश्रण बनता है ए बी। इसमें हम ए को भी पहचान सकते हैं और बी को भी पहचान सकते हैं। तो यानी यहाँ हम कहेंगे कि मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान होते हैं। मिश्रण के गुण जो होते हैं, यानी ए बी जो बनता है इसमें ए के भी गुण है और बी के भी गुण, यानी उन दोनों के गुण समान है। समूह दो द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। समूह दो द्वारा प्राप्त यौगिक सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुणधर्म मिले हुए तत्वों से पूरी तरह से भिन्न है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ के पदार्थ के बारे में जानते हैं। अब पदार्थ का वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम टेबल के फॉर्म में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप लोग समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पदार्थ के बारे में हमने आपको कल बताए थे कि पदार्थ वह है, आज मैं फिर से बता रहा हूँ कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ आयतन हो और जिसे हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। वह क्या है? वह एक पदार्थ है। पदार्थ को तीन अवस्थाएं होते हैं। पदार्थ के तीन अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ के तीन अवस्थाएं। यहाँ ध्यान, उम्मीद कर पा रहे हो कि दिख पा रहे होंगे, पदार्थ के तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। अब पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पदार्थों का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध यानी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। दूसरा है यौगिक। पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। शुद्ध पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, यौगिक तत्व और यौगिक में। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। तत्व के कणों को क्या होगा कि इसके कणों को हम किसी भी रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक प्रोसेस के द्वारा, केमिकल प्रोसेस की या फिजिकल प्रोसेस के द्वारा इसके कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा ऐसे तत्व है। कॉपर को हम उसके कण में डिवाइड कर सकते हैं क्या? बांट सकते हैं क्या? नहीं, हम बांट ही नहीं सकते। और दूसरा हो यौगिक। नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक या वैद्युत अपघटन, इसके कण को अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या उसमें भी शर्त है? रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक के तत्वों को में विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक या वैद्युत रासायनिक द्वारा
इसके घटक कणों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक, इसे हम रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक में विभाजित किया कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि मिश्रण। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, पहला समंग, दूसरा विषमंग। समान इसके संगठन क्या होते हैं? समान संगठन होते हैं। इसके संगठन क्या होते हैं? असमंग। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर जल तथा अल्कोहल आदि, सल्फर जल तथा अल्कोहल आदि। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी और जल के मिश्रण को क्या आप अलग नहीं कर पाइएगा? ये तो डायरेक्टली अलग कर सकते हैं, चुन के ही अलग कर देते हैं। नदी में नहीं देखते हैं कितना वहाँ के नदी के आसपास के लोग कितनी जलावन अलग करते रहते हैं। तो इस प्रकार के हो गए। अब इस प्रकार से हमारा ख़त्म होता है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी जान लेते हैं। आज से हम इसको भी बताने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर का सार, समरी क्या है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। पूरा जो हम चैप्टर पढ़े उसमें से मेन पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ। मिश्रण में क्या है कि एक से अधिक पदार्थ, वो पदार्थ में आपको तत्व हो सकता है अथवा यौगिक होता है, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। यानी मिश्रण में क्या होता है कि आप इसमें 1 kg ये डाल दीजिए, 1 kg 2 kg वो डाल दीजिए, यानी किसी भी अनुपात में हम मिला दें तो वह क्या हो गया? मिश्रण हो गया। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। यानी मिश्रण को जब हम पृथक यानी अलग करते हैं, तोड़ते हैं, उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक किया जा सकता है। उसे हम उचित कोई विधि अपना करके उसको डायरेक्टली हम शुद्ध पदार्थों में विभक्त कर सकते हैं, विभाजित किया जा सकता है। अब यहाँ है विलयन। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समंग मिश्रण होता है। विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समंग मिश्रण होता है। विलयन से दिमाग में आता है लिक्विड, लेकिन विलयन आपको ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होते हैं। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। विलयन के बड़े अवयव को क्या कहते हैं? हम विलायक कहते हैं। तथा अवयव को विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समंग मिश्रण होता है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अवयव आयतन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आँखों से देखा जा सकता है, निलंबन कहलाता है। यहाँ परिभाषा, डिफिनेशन उसका क्लियर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी। वह पदार्थ, यहाँ निलंबन की परिभाषा देते हैं, वह पदार्थ जो विलायकों में अघुलनशील तथा आँखों से देखा जा सकता है, निलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। निलंबन एक समंग मिश्रण होता है। निलंबन क्या है? एक समंग मिश्रण होता है। कोलोइड एक, तो यहाँ ध्यान दीजिए, कोलोइड एक विषमंग मिश्रण है। कोलोइड क्या है? एक विषमंग मिश्रण, जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता है, किंतु इतने बड़ा होते हैं कि ये प्रकाश के फैलाव करने में सक्षम होते हैं। कोलोइड के कण को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इतने बड़े जरूर होते हैं कि ये अपने आप से होकर प्रकाश के कण को फैलाव कर सकते हैं। कोलोइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। कोलोइड क्या है? दैनिक उद्योगों में, इंडस्ट्रीज और दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। विलेय कणों को क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और विलायक जिसमें पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। परिक्षिप्त और परिक्षेपण, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया है। विलेय कणों को प्रक्षिप्त प्रावस्था के, विलेय कण को क्या कहते हैं? प्रक्षिप्त प्रावस्था। और विलायक जिसमें पूरी तरह से वितरित होते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं।
शुद्ध पदार्थ, तत्व या यौगिक हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। पदार्थ का मेन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसे हम रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसके कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। यौगिक वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होता है। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण के गुण उसमें उपस्थित यौगिक के आसपास गुण को दर्शाते हैं। यौगिक तत्व के, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। यौगिक जो बनते हैं, जिस चीज़ों से बनते हैं और बनकर के जो बनाते हैं, उनका बने हुए नए पदार्थ का गुण और पहले से जो गुण मिले थे उसके गुण से डायरेक्टली भिन्न होते हैं। और जबकि क्या है कि मिश्रण में उपस्थित तत्व यौगिक और अपने अपने गुण को दर्शाते हैं। मिश्रण में जो भी चीज़ें मिलकर के बने हैं वह पहले के जैसा और बाद के जैसा यानी भी दर्शाते हैं। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ अभ्यास दिया हुआ, इसको आप लोग पढ़ के कर लीजिएगा, मैं बाद में इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए आज ख़त्म करते ही यहीं, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।